हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक नया चैप्टर 12th बायोलॉजी में से डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी अपकमिंग प्लस टू एग्जाम के लिए सीरीज ऑफ बायोलॉजी एमसीक्यू वीडियो बना चुके हैं। आप चाहो तो वो सारे वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो या फिर यहाँ आई बटन से भी। तो जो भी स्टूडेंट अपकमिंग एग्जाम की तैयारी में लगे हैं उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो और हमारा सीरीज ऑफ बायोलॉजी एमसीक्यू जहाँ पे हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हर एक जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसको पूरा अच्छे से इजीली एनालिसिस करके उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप ज़रूर उसको वो सारे वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को अभी जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहना, ताकि कोई भी एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे मिस ना हो। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कैन कॉज कॉमन कोल्ड। जो नॉर्मल सी सर्दी खांसी होता है तो उसको मतलब जो डिजीज करता है, जो पैथोजन, वो कौन सा वायरस करता है? राइनो वायरस, टी4 वायरस, एमएसजेड वायरस या फिर सिमियन वायरस। सो उसको करता है राइनो वायरस। हम लोग राइनो वायरस को इस तरह से जानते हैं, जो कि ये एक ऐसा वायरस है, इसके जो मेंबर हैं, इसके फैमिली मेंबर 200 के आसपास, सिर्फ और सिर्फ इसके 200 से ज़्यादा 202 लगभग इसके मेंबर हैं जो कि कॉमन कोल्ड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉमन कोल्ड करते हैं। जिसमें जिसमें आप लोग देखे होंगे किस किस को कॉमन कोल्ड एक दो दिन में छूट छूट जाता है और किस किस को मतलब काफ़ी दिन लगता है छूटने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कौन सा वाला जो राइनो वायरस का फैमिली का अटैक किया है, उस हिसाब से कॉमन कोल्ड ठीक होता है अपने आप में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन कोल्ड सिम्टम्स इंक्लूड रनी नोज, स्नीजिंग, कॉफिंग और कंजेशन या फिर ऑल। तो देखिए, जो रनी मतलब जो कॉमन कोल्ड होता है उसका तो सिम्टम हमें तो मतलब लगभग सभी को हुआ है, तो सब लोग जानते हैं रनी नोज यानी नाक तो गंगा जमुना जैसा बहता है। उसके साथ छींक वगैरह, खांसी वगैरह होता है। कंजेशन यानी नाक वगैरह में जाम वगैरह हो जाता है, नाजल कैनल जाम हो जाता है, इसलिए सांस लेने में भी दिक्कत होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड इंक्लूड। कॉमन कोल्ड को ये ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा हमें चाहिए? मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी कोलिसिलिन, और या क्या लिखा है, कोलिनर्जिक्स या फिर ऑल। सो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलिनर्जिक, मतलब सारे के सारे एंटी हिस्टामिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक्स, ये सभी के सभी चाहिए होते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए कॉमन कोल्ड को। उसके बाद पूछा है रिंग शेप्ड रैश, मतलब इस तरह से एक रिंग शेप्ड का खुजली होगा, दैट इज कॉज्ड बाई ए फंगस ऑन द स्किन, हेयर और नेल्स इज। मतलब क्या होता है ना, स्किन में आप लोग ज़्यादातर अगर देखे होंगे किसी के बॉडी में, स्किन में या फिर किसी के स्काल्प वगैरह में या फिर नेल्स, उंगली के नाखून के पास आप लोग देखे होंगे इस तरह से एक रिंग शेप का, रेड कलर का इस तरह सा, मतलब एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर या फिर अपेयरेंस होता है। उसको क्या कहते, मतलब वो कौन करता है? वो फंगस जो होता है उसका नाम क्या है? रिंग वर्म करता है या सर्कल रैश करता है, स्कैबिस करता है, इम्पेटिगो। देखिए, ये जो एक्चुअली में जो रिंग वर्म वाला जो सिस्टम है, ये इसको कहते हैं रिंग वर्म। ये जो रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनता है, रैसेस बनता है, और इसको जो करता है वो है फंगस। ठीक है, वो फंगस ही है। वर्म के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई कीड़ा होगा जो कि करता होगा, नहीं। इसको नाम दिया गया है रिंग वर्म क्योंकि ये इसी तरह से ग्रो करता है। और इसको अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया गया ना, अगर मान लीजिए कोई एक छोटी जगह पे इस तरह से छोटा सा है, अगर इसको ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये धीरे धीरे इस तरह से बड़ा होते जाएगा, और ये सर्कुलर पैटर्न में ही बड़ा हो गया, सर्कुलर पैटर्न में ही बड़ा होते जाएगा। ये अपना शेप कभी भी नहीं बदलेगा, पूरा परफेक्ट सर्कल में ही वो बड़ा होते होते जाएगा, ये जान के रखिए। उसके बाद पूछा गया है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स इज करेक्ट एक्सेप्ट। मतलब आस्कारिक्स लुम्ब्रिकोइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वाला पॉइंट इनकरेक्ट है, यानी कि सारे के सारे इनमें से करेक्ट है सिवाय एक को छोड़ के। तो हम पढ़ते हैं। पूछा गया आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट निमाटोड। Ascaris lumbricoids can cause pneumonia. Both dogs and cats are intermediate hosts of Ascaris lumbricoids. Ascaris lumbricoids is transmitted by ingestion of eggs. So देखिए, जो पहला ऑप्शन ये तो राइट है, ये भी राइट है, और डी वाला भी राइट है। तो जो हमारा राइट नहीं है ये वाला, मतलब एक्सेप्ट ये, तो हमारा ऑप्शन ये वाला राइट होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा वाला इनकरेक्ट है, तो यही वाला इनकरेक्ट है। तो Ascaris lumbricoids इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेमाटोड, ये सही है। उसके बाद Ascaris lumbricoids कैन कॉज निमोनिया, ये भी सही है। Ascaris lumbricoids ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ एक्स, ये भी सही है। लेकिन ये डॉग्स और कैट्स का इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया नेम द पैरासाइट विथ इट्स स्टेज दैट कॉजेज द डिजीज ऑफ एलिफेंटियासिस इन मैन। एलिफेंटियासिस, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, एलिफेंटियासिस होगा। तो एलिफेंटियासिस को हम फाइलरिसिस भी कहते हैं, और इसको जो कॉजेटिव पैरासाइट का नाम वो पूछा गया है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है, एंटामोeba हिस्टोलिटिका है, पारामीसियम प्लाज्मोडियम ओवेल है, या फिर ऊकेरिया बैंक्रोप्टी है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊकेरिया बैंक्रोप्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन है, सीप है, मेल क्यूलेक्स है या फिर फीमेल एनोफिलिस। सो जो प्राइमरी होस्ट है, जो जिसका बहुत ही मैंडेटोरीली जरूरत है प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वो है हमारा मैन, ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। ल्यूकेमिया स्किन कैंसर, ल्यूकेमिया का स्किन कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। डायबिटीज़ शुगर फ्री डाइट, ये तो डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ को शुगर फ्री डाइट से अगर देखेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है, ये इसको थोड़ा सा होल्ड में रखते हैं। र्यूमेटिक फीवर, डिफेक्टिव पेसमेकर, देखिए डिफेक्टिव पेसमेकर का र्यूमेटिक फीवर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये तो गलत है। हार्ट अटैक, रेडिएशन थेरेपी, ये भी कोई इंटर रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो सिवाय हमारे इस पॉइंट का। सो दिस इज आवर राइट आंसर, क्योंकि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में हो सकता है शुगर फ्री डाइट खाने से। उसके बाद पूछा है फाइलेरियसिस, देखिए ये फिर से रिपीट हो गया, जहाँ पे एलिफेंटियासिस से पूछा था, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा इधर उधर घुमा के। फाइलेरियसिस इज कॉज्ड बाय टेनिया सोलियम, आस्कारिस लुम्ब्रिकस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऊकेरिया बैंक्रप्टी। अभी हमने कहा ऊकेरिया बैंक्रप्टी इज द राइट आंसर, जो कि फाइलेरियसिस कहते हैं, और इसको उड़ीसा में जो ये डिजीज होता है उसको कहते हैं गोदर गोड़ो, ठीक है, मतलब पैर वगैरह फूल जाता है, पूरा हाथी जैसा पैर हो जाता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम भी दिया गया है एलिफेंटियासिस। उसके बाद देखिए द वेक्टर ऑफ फाइलेरिया वर्म, फाइलेरिया वर्म का जो वेक्टर है इज द मॉस्क्यूटो जीनस, कौन सा जीनस, कौन सा मॉस्क्यूटो का जीनस जो कि वेक्टर की तरह, मतलब एक वाहक की तरह काम में आता है फाइलेरिया वर्म को ट्रांसफर करने के लिए। एनोफिलिस है, एडिस है, क्यूलेक्स है या फिर स्टिगो में आया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, जो कि हमारा वेक्टर की तरह काम में आता है, फाइलेरिया वर्म को ये ट्रांसफर करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीबायोसिस इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ, एमीबायोसिस किसके इन्फेक्शन से होता है, एमीबा के, इंटरमीबा के, या फिर प्लाज्मोडियम के, या फिर लेशमानिया के। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एंटामीबा के, ठीक है। इसको साथ इसको कंफ्यूज मत होइएगा, एमीबियासिस कौन करता है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एमीबा नाम दिया गया है, उस हिसाब से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद दिया गया एक्स फ्लैजेलेशन ऑकर्स इन, एक्स फ्लैजेलेशन यानी फ्लैजेला का हट जाना, हट जाना, ठीक है। तो बॉडी में से फ्लैजेला का हटना को एक्स फ्लैजेलेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, फ्लैजेलेट प्रोटोजोन में, सिलेंटरन ऑफ हाइड्रा में, या फिर स्पर्माटोजोम है, या फिर माइक्रोगैमेटोसाइट और प्लाज्मोडियम में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा माइक्रोगैमेटोसाइट और प्लाज्मोडियम में हमें क्या देखने को मिलता है, एक्स फ्लैजेलेशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया द ऊकिनिड्स फर्टिलाइज्ड एग ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स डेवलप्स इन, जो ऊकिनिड जो कि फर्टिलाइज्ड एग का दूसरा नाम है, वो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स में कहाँ पे डेवलप होता है, बॉडी कैविटी ऑफ मेल एनोफिलिस मॉस्किटो, बॉडी कैविटी ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, सालिवरी ग्लैंड्स ऑफ मेल एनोफिलिस मॉस्किटो, या फिर सालिवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सो राइट आंसर इज ये डेवलप होता है बॉडी कैविटी ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, क्योंकि यही तो हमारा मेन पैथोजन है जो कि मलेरिया करता है, मलेरिया करने के लिए यही तो रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज कॉज्ड बाय निमाटोड ऊकेरिया बैंक्रप्टी इज, जो ह्यूमन में लिम्फेटिक डिजीज करता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, जिसके वजह से जो करता है मतलब एलिफेंटेसिस वगैरह होता है। देखिए मैंने बोलते बोलते आंसर भी बोल दिया हूँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलिफेंटेसिस। ये कैसे होता है, जो कि हमारा जो पैथोजन है वो हमारा क्या करता है, पैरासाइट जो निमाटोड है वो हमारा क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से ये फुला देता है एलिफेंटेसिस की तरह, पैर वगैरह हाथ वगैरह को वो फुला देता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटामीबा जिंजिविलिस इज ए पैरासाइट फाउंड इन, जो एंटामीबा जिंजिविलिस का जो पैरासाइट है वो कहाँ पे मिलता है, लिवर ऑफ सीप में, इंटेस्टाइन ऑफ मैन में, स्टोमक ऑफ फ्रॉग में, या फिर ह्यूमन गम्स में। सो इसका जो राइट आंसर है ये पाए जाते हैं ह्यूमन के गम्स में, गम्स जानते हैं ना, दांत वगैरह जो लगे रहते हैं जिसमें, ये रहा मान लीजिए टीथ, और ये रहा वो गम, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद पूछा है नेक्स्ट, मेपाक्राइन एंड पैलुड्रीन आर टू ड्रग्स व्हिच आर क्वाइट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो दो ड्रग हैं ये किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव है, एमईबी के, डिसेंट्री, टेपवर्म इन्फेस्टेशन, राउंड वर्म इन्फेस्टेशन, मलेरिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मलेरिया के अगेंस्ट में मेपाक्रीन, पैलुड्रीन, और साथ में हमारा क्विनाइन, क्विनाइन तो होगा ही होगा, हम तो जानते हैं क्विनाइन, जो सिंकोना ऑफिसिनालिस से निकाला जाता है, बार्क ऑफ सिंकोना ऑफिसिनालिस प्लांट में से क्विनाइन जो निकाला जाता है, ये भी। तो उसके बाद चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट का कौन सा वाला स्टेज है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो इसका जो राइट आंसर है, देखते हैं पहला ऑप्शन, गैमेटोसाइट, मेरोजोइट, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट। सो इसका राइट आंसर है मेरोजोइट। आप लोगों को लग रहा होगा स्पोरोजोइट, बट इसका जो राइट आंसर है वो है मेरोजोइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया एलिफेंटासिस इज कॉज्ड बाय,
क्यूलेक्स एनोफिलिस हाउस फ्लाई, इसको हम कहेंगे सीसी फ्लाई, ठीक है, सीसी फ्लाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन है, ये है हमारा क्यूलेक्स, जो अभी हमने डिस्कस करके आए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया कौन करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। सो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है वेक्टर होस्ट इज, ए वेक्टर होस्ट इज डिजिट ट्रांसमिटिंग होस्ट। अच्छा, ये होगा क्वेश्चन इस तरह से, वेक्टर ऑफ होस्ट इज, एक्चुअली एक वेक्टर क्या होता है होस्ट के लिए, डिजीज ट्रांसमिटिंग होस्ट, नेचुरल रिजर्वेयर, या फिर ह्यूमन पैरासाइट, या फिर पैथोजेनिक प्रोटोजोन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डिजिट ट्रांसमिटिंग होस्ट, होस्ट के लिए डिजिट ट्रांसमिट करता है वेक्टर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मतलब वेक्टर से क्या होता है ना, जो भी पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, वो क्या करता है, अपना जो भी प्रोपाग्यूल होता है वो वेक्टर में छोड़ देते हैं, और वेक्टर को बोल देते हैं जाओ तुम लोग स्प्रेड करो हमारे प्रोपाग्यूल को, और हमारे मदद करो रिप्रोड्यूस करने के लिए, या फिर हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। सो वेक्टर यानी कि एक वाहक, ठीक है, वाहक जो कैरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मलेरिया फीवर इज कॉज्ड बाय ए टॉक्सिक सब्सटेंस formed due to proteolysis, proteolysis of hemoglobin in RBC of man. This substance is, so जो हमारा मलेरिया फीवर क्या करता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनना करता है जो कि प्रोटियोलाइसिस कर देता है, प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है हीमोग्लोबिन का। तो ये सब्सटेंस क्या है, दिस सब्सटेंस इज हीमोसायानिन, हीमोक्राइनिन, या फिर हीमाटिन, या फिर हीमोजोइन। सो इसका भी बहुत इजी सा आंसर है, वो है हीमोजोइन। जोइन अगर देख दिए तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा ये एक टॉक्सिन है, ठीक है। जोइन अगर जहाँ पे भी देख दिए वो एक टॉक्सिन के रिलेटेड टर्म आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूछा गया है, ऊकेरिया बैंक्रप्टी इज अ प्लैटीहेल्मिंथस ओनली होस्ट इन मैन कॉजेस कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल और नॉन ऑफ दी एबव। हमने अभी कहा ऊकेरिया बैंक्रप्टी फाइलेरिसिस और एलिफेंटेसिस करता है किसके वजह से, जब ये कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल में हमारा फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड वगैरह फ्लो होता है, जिसको ब्लॉक करने से स्वेलिंग वगैरह होता है, जिसके कारण एलिफेंटेसिस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया, द अनबेरेबल पेन इन द चेस्ट कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट इज कॉल्ड एंजियोग्राफी, या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, या फिर एंजीना और स्ट्रोक। इसको कहते हैं हम एंजीना, ठीक है, इसको कहते हैं एंजीना, जो कि सप्लाई ऑक्सीजन के सप्लाई को मतलब कम होने की वजह से होता है, हार्ट में अनबेरेबल पेन होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटामेबा हिस्टोलिटिका इज डैश पैरासाइट, ये कौन सा किस तरह का पैरासाइट है, डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, ट्राइजेनेटिक, टेट्राजेनेटिक। ये किस तरह का पैरासाइट है, ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द मैन हैज एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इनमें से कौन से डिजीज में मैन के शरीर में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। हमें मालूम है मैन का क्या है जेनेटिक मेकअप, जो है एक्स वाई। तो ये जेनेटिक चेंजेस से कैसा हो जाएगा, डबल एक्स वाई हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जो आया, एक एक्स्ट्रा आया, उस वजह से क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होता है और डिजीज होता है। तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, ब्रीडर डिजीज, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए ये एक्स का बोला है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि मेल्स में होता है, ये भी याद रखिएगा। और टर्नर सिंड्रोम लिख दिया, ये तो होगा फीमेल में, ये गलत लिखा है, ट्यूमर लिखा है, एक्चुअली टर्नर होगा, और ये किस में पाया जाता है, फीमेल में, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम भी किसके वजह से होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, लेकिन वो 21 क्रोमोसोम में होता है, ट्राइजोमी 21 जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडर डिजीज हमारा हीमोफीलिया को कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सो एरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल यानी एरिथ्रोसाइट जो हमारा आरबीसी है उसके बाहर वाला जो लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम किस मतलब अकर्स इन कहाँ पे होता है, हिपाटिक सेल में, आरबीसी में, स्टोमक ऑफ एनोफिलिस में, या फिर सैलिवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलिस। ये भी बहुत ईजी सा हो गया, इसका आंसर है हिपाटिक सेल में होगा, ठीक है, क्योंकि एनोफिलिस का तो बात ही नहीं पूछा, एक्सो एरिथ्रोसाइट ही बोला है, मतलब एरिथ्रोसाइट के बाहर, एरिथ्रोसाइट के अंदर नहीं। तो एनोफिलिस वाला तो सब कट जाएगा, बाकी आरबीसी तो खुद से हो गया, एरिथ्रोसाइट तो इसका मतलब होगा नहीं। बोला है ना एक्सो यानी बाहर, एरिथ्रोसाइट तो आरबीसी होगा, ये कैसे होगा बाहर में, कौन सा होगा बचा, हिपेटिक सेल, तो इसमें ही होगा। चलते हैं, कहीं कहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी अप्लाई करने से भी इजीली आंसर कर सकते हो। उसके बाद देखिए, द सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का सेकेंडरी होस्ट कौन है, इसका एनोफिलिस फीमेल है, या फिर एनोफिलिस मेल है, क्यूलेक्स फीमेल है, या फिर क्यूलेक्स मेल है। सो इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो है हमारा एनोफिलिस फीमेल, या फिर फीमेल एनोफिलिस कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम कॉज पोर फॉर्मिंग एट द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा सेल है इम्यून सिस्टम का जो कि पोर कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सरफेस में, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, बी सेल, सप्रेसर टी सेल।
सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा किलर टी सेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो ऑटो इम्यून डिजीज, इनमें से कौन सा डिजीज ऑटो इम्यून वाला डिजीज है? अस्थमा, कैंसर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या फिर सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ये हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है। उसके बाद देखते हैं हुइच इज नॉट ए पैथोजन, इनमें से कौन सा वाला पैथोजन नहीं है? विटामिन, कलर ब्लाइंडनेस, हुइच इज नॉट ए पैथोजन लिखा है ना, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपरटेंशन, माइकोप्लाज्मा। सो इसका जो हुई चीज़ें पैथोजन होना चाहिए, इसका जो क्वेश्चन ये बनना चाहिए हुई चीज़ें पैथोजन। सो ये होगा माइकोप्लाज्मा एक पैथोजन है जिसको पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल से बने रहते हैं। बाकी ये तीनों तो तीनों हमारे पैथोजन के कैटेगरी में नहीं आते, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए, हुई चीज़ें पैथोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड ड्यू टू, एमीबिक डिसेंट्री कौन करता है? इकोलाई करता है, एमीबिक प्रोटियस करता है, या फिर हमारा एंटामेबा हिस्टोरिका, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एंटामोeba हिस्टोरिटिका हमारा एमीबिक डिसेंट्री करता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई चीज़ है डेफिशिएंसी डिजीज, इनमें से कौन सा वाला डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि मतलब डेफिशिएंसी से कारण होता है? कैंसर, बेरीबेरी, न्यूरोसिस, मलेरिया। ये हमारा बेरीबेरी है जो कि विटामिन बी बी के एब्सेंस या फिर डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस अफेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ एड्स पेशेंट, जो एड्स पेशेंट होते हैं HIV वायरस उनका किसको अफेक्ट करता है, कौन से सेल को अफेक्ट करता है? हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, एमएन सेल्स या फिर सप्रेसिव सेल। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हेल्पर टी सेल को ही, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी को ही अफेक्ट करते हैं या फिर उसी को ही मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं। इस वजह से इम्यूनिटी एड्स पेशेंट के लिए मतलब घट जाता है। ठीक है, उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमरल इम्यूनिटी सिस्टम इज मेडिएटेड बाय, ह्यूमरल इम्यूनिटी सिस्टम को कौन मेडिएट करता है? वो है हमारा बी सेल, डी सेल, एनके सेल, प्लाज्मा सेल, वो है हमारा बी सेल्स। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिव इम्यूनिटी में भी प्रोड्यूस्ड बाय, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस कैसे होता है? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ए डिजीज, रिसीविंग ए वैक्सीन, रिसीविंग गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन, या फिर बोथ ए एंड बी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। देखिए एक जब भी कोई डिजीज के साथ में हम कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्टिंग ये डिजीज होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो डिजीज के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब जाके हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके बाद साथ साथ कोई वैक्सीन अगर लेते हैं तो भी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बी लिम्फोसाइट्स कॉम्बैट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन बाय, बी लिम्फोसाइट जो बी सेल्स हैं हमारा कॉम्बैट करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन बाय सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, प्रोवाइडिंग व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी? ह्यूमरल, नॉन स्पेसिफिक, एंटीजेनिक या फिर सेल मेडिएटेड? किस तरह का इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमरल, नॉन स्पेसिफिक, एंटीजेनिक या फिर सेल मेडिएटेड? सो ये जो प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनिटी वो होता है ह्यूमरल। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, who receives IgA immunoglobulin A from its mother's milk develops, कौन सा किस तरह का इम्यूनिटी डेवलप करता है? नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, या फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी? सो इसका जो राइट आंसर है जो हमारा बेबी मतलब न्यूबॉर्न इन्फेंट जो डेवलप करता है वो होता है हमारा नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। वो पैसिव इम्यूनिटी होता है जो कि नेचुरली एक्वायर्ड होता है, जो कि मदर से मिल्क से मिलता है। ठीक है, चलते हुए पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिव नहीं होता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी सबको इंक्लूड करता है सिवाय किसके? इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन या फिर न्यूट्रोफिल। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन। बाकी ये तीनों के तीनों हमारे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट एसेंशियल फॉर प्रॉपर इम्यून मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग? इनमें से कौन सा ऑर्गन है कि जो कि प्रॉपर इम्यून मैच्योरेशन करता है या फंक्शनिंग करता है? ये स्प्लीन है, या फिर लिवर है, थायराइड है, या फिर थाइमस है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा थाइमस। थाइमस जो है प्रॉपर इम्यून मैच्योरेशन करता है और फंक्शनिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वैक्सीनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ, वैक्सीनेशन किसका एग्जाम्पल? नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, या फिर नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, या फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसको डायरेक्टली लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, द इम्यून सिस्टम व्हिच वर्क्स अगेंस्ट सेल्फ इज सेल्फ इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन। ये भी बहुत ही ईजी सा है, इसको कहते हैं हम ऑटो इम्यूनिटी, जो कि सेल्फ के लिए अगेंस्ट में मतलब हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इन व्हिच डिजीज ट्रांसप्लांटेशन
ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। सो ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन कहाँ पे होता है टिटानस में, कौन से डिजीज में, या फिर साइफिलिस में, या फिर रिंगबोन में, या फिर टाइफॉइड में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा साइफिलिस में, साइफिलिस डिजीज में ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन होता है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड आर, जो कि एलर्जिक सब्सटेंसेस जो कि मतलब एलर्जिक रिएक्शन होने के टाइम में जो डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो प्रोड्यूस कौन से होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, हिस्टामिन्स होते हैं, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो वो होते हैं हमारे एंटीबॉडी जो होते हैं कि जो कि एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में प्रोड्यूस होते हैं, डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि एलर्जिक टाइम में प्रोड्यूस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। एडवर्ड जनरल क्या डिस्कवर हुई? इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स, वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स। सो एडवर्ड जनरल ने डिस्कवर किया था वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था। चलते हैं नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी? इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है इनेट इम्यूनिटी का? एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, या फिर फैगोसाइट्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एंटीबॉडीज इनेट इम्यूनिटी के कोई एक पार्ट नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनो डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इम्यूनो डेफिशिएंसी किसके वजह से होता है? जीन म्यूटेशन, इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन, या फिर ऑल। सो इसका जो राइट आंसर है इन सब के वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी, जीन म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है इम्यूनिटी का कमजोर होना। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इम्यूनोग्लोबिन्स आर एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एंटीबॉडीज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन? इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है? फीवर, स्किन कैंसर, एंटरिक मलेरिया, एंटरिक फीवर, या फिर मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा है फीवर जो होता है हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया ग्राफ्टिंग वगैरह, ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड सिंजेनिक, एलोजेनिक, आइसोजेनिक, या फिर जेनोजेनिक। तो इसको कहा जाता है आइसोजेनिक, क्योंकि आइसो यानी कि इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है। यहाँ पे सेम स्पीसीज लिखा है ना, इक्वल स्पीसीज, आइसोजेनिक होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया व्हिच वन इज कार्सिनोजेनिक इन टोबैको? टोबैको में कौन सा वाला जो कंपोनेंट है जो कि कार्सिनोजेनिक बोला जाता है? कार्सिनोजेनिक जो कि कैंसर कॉजिंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है, इसका जो मतलब है, इसका क्या मतलब है? कैंसर कॉजिंग, ठीक है। कैंसर जो कॉज करते हैं, कैंसर कॉजिंग जो भी सब्सटेंस होते हैं। तो ये कौन है? टोबैको में कैफीन है, बेंचपायरिन है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर निकोटाइन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बेंचपायरिन, जो कि टोबैको में पाया जाता है, और ये कैंसर कॉजिंग कंपोनेंट है, सब्सटेंस है जो कि कैंसर करता है। इसी के साथ ही हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जिस तरह हो सके प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया और समझ में आया तो बहुत जल्दी ही हमारा ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पूरा नेट का नीट एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा बायोलॉजी की कंप्लीट पूरा सीरीज, बड़ा सा सीरीज बना के लाएंगे। अप टू 10,000 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद डिटेल। तो अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया, बहुत ईजी लगा, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।